नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 5 जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए जो कोर्स में पाठ्यक्रम है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के बारे में आज सिलेबस का विस्तार से अपन व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो जो पर्यावरण भूगोल है उसका जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। यानी पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रियाओं और उनके संबंधों और उनके स्थानीय परिणामों का अध्ययन करती है। तो उसको अपन मानव भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल का स्कोप का अर्थ होता है विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र मानव भूगोल का बहुत बड़ा है, जिसमें अपन पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। फिर अपन जियोबायोलॉजिकल साइकिल जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, सल्फर चक्र है, उनका अध्ययन करते हैं साइकिल्स का। और उसी प्रकार अपन खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, उनका अध्ययन करते हैं। फिर अपन पर्यावरण प्रॉब्लम्स में जैसे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर पर्यावरणीय आपदाओं के बारे में जैसे ओजोन परत का नष्ट होना है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, अल नीनो है, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें वैश्विक उष्ण तापमान बढ़ रहा है, एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा के संकट के बारे में पढ़ते हैं। फिर इकोलॉजिक जो मैनेजमेंट है, संरक्षण है और सॉइल है, रिसोर्स है जैसे फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, उनका अपन कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अपन अल नीनो के बारे में पढ़ते हैं, ला नीनो के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका बहुत बड़ा विषय क्षेत्र है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का। उसके बाद अपन रिलेशनशिप अदर सब्जेक्ट, पर्यावरण का हर सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। चाहे आप वनस्पति विज्ञान को ले लो, चाहे जंतु विज्ञान को ले लो, या भूगोल को ले लो, या फिर इतिहास को ले लो, ठीक है, समाजशास्त्र को ले सकते हैं। और अन्य जो साइंस के सब्जेक्ट है जैसे आप केमिस्ट्री को ले सकते हो, रसायन शास्त्र को ले सकते हो, उसका भी संबंध इससे होता ही होता है पर्यावरण भूगोल से। उसी प्रकार आप कृषि भूगोल को लो, उसका भी पर्यावरण के साथ संबंध होता है। तो इस प्रकार जलवायु का भी संबंध होता है। तो इस प्रकार जो भी विषय है उनके साथ पर्यावरण का जरूर न जरूर संबंध होता है। जिसका संबंध मानव से होता है और पर्यावरण से होता है, उनका सबका संबंध इस पर्यावरण भूगोल से होता है। उसी प्रकार आप देखोगे तो ये पहली इकाई थी। दूसरी इकाई में आएगा इकोलॉजी की परिभाषा आप देखोगे। देखिए, इकोलॉजी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था सर्वप्रथम। और ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी की परिभाषा आप देखोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करती है, तो उसको अपन पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर पारिस्थितिकी के प्रकार बताए हुए टाइप्स। अब पारिस्थितिकी के प्रकार सजातीय के आधार पर दो प्रकार की होती है, पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी होती है। उसी प्रकार इकोसिस्टम और संगठन के आधार पर भी पारिस्थितिकी को अपन सपारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी कह सकते हैं। सपारिस्थितिकी का अर्थ होता है एक ही प्रजाति और उसका पर्यावरण से किस प्रकार संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन सामुदायिक पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये शब्द सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा दिया गया था 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक में जल है, वायु है, चट्टानें हैं और पोषक तत्व, मृदा आदि आते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र भी 3 प्रकार का होता है, विलग तंत्र, बंद या सवरंत, खुला पारिस्थितिकी तंत्र। फिर जैविक घटक होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। स्वपोषी में भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एक रसायन संश्लेषी होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रसायन संश्लेषण के द्वारा भी भोजन बनाते हैं। परपोषी होते हैं, वो भी मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी स्वभोजी होते हैं। उपभोक्ता वर्ग के अनुसार भी जो घटक होते हैं उसमें देखिए उत्पादक होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधे हरे पौधे होते हैं, शाकाहारी जीव भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। फिर अपन खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में भी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसमें अगला जो आता है जियोबायोलॉजिकल साइकिल्स, जिसमें अपन कार्बन और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में भू यानी जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र में अपन गैसीय चक्र पढ़ते हैं, उसमें कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है ना। उसके बाद ये इकाई पूरी हो जाती है। उसके बाद जो आती इकाई, तीसरी इकाई, ये इकाई है वो जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है, पर्यावरणीय प्रॉब्लम्स कह सकते हैं इसको। तो पर्यावरण की समस्या है, उसमें सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण आता है। पर्यावरण प्रदूषण में भी आप देखोगे कुछ प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, DDT है, प्लास्टिक है, ये सब प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं पेन, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन है और H2SO4 है, ये प्राथमिक प्रदूषक में आता है। उसके बाद आप देखोगे एयर प्रदूषण। एयर प्रदूषण का अर्थ होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप देखोगे CO2 गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, SO2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CFC होती है, ओजोन होती है। ये सब जो भी इनकी मात्रा में जो निश्चित संगठन होता है वायु का, वायुमंडल में, वो परिवर्तित हो जाता है तो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ये प्रदूषित करने वाली गैसें है और इसके नियंत्रण के लिए भी अपन बैग फिल्टर लगा सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लाया हुआ है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 भी बना हुआ है, जो पर्यावरण को है वो नियंत्रण को कंट्रोल करता है इस वायु प्रदूषण को। उसके बाद आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आपको ही ध्यान है कि जल का एक संगठन होता है, जल का pH मान हमेशा 7 होता है, यानी जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है और अगर उसमें कोई स्वाद आ रहा है तो ज़रूर वो शुद्ध जल नहीं है। तो शुद्ध जल नहीं होने से ये शुद्ध जल कहने का अर्थ है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जैसे अम्लीय वर्षा हो रही है या फिर कल कारखानों के द्वारा जो निकला हुआ अपशिष्ट जल है वो नदियों में वगैरह डाला जा रहा है, तो इससे जल प्रदूषित हो रहा है। उसी प्रकार मिट्टी भी, सॉइल भी। जल प्रदूषण को नियंत्रण के लिए भी एक बोर्ड जो अधिनियम बना हुआ है, वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 बना हुआ है। उसी प्रकार आप देखोगे मृदा प्रदूषण भी होता है, जिसे मिट्टी में अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों का वगैरह उपयोग किया जाता है, तो मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। उसी प्रकार आप देखोगे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है वो प्रदूषित मानी जाती है। इसके लिए भी ध्वनि प्रदूषण के लिए भी 1987 में ध्वनि प्रदूषण को भी ये प्रदूषण में शामिल कर दिया गया था। तो ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रण करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जगह जगह पर इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। तो उस प्रकार ये देखोगे तो आप ये जो इकाई है, 3 इकाई आपकी पूरी हो जाएगी। फिर अपन इकाई 4 पढ़ेंगे। इकाई 4 में आप देखोगे तो पर्यावरण से संबंधित आपदाएं होती है, झाड़ जिसको अपन कहते हैं। सबसे पहले ओजोन का नष्ट होना,
ये सबसे पहले हैं। तो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसकी मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत के नष्ट होने का प्रमुख कारण होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मानव जनित होता है। जो CFC है वो सबसे अधिक प्रदूषित करती है। उसी प्रकार आप देखोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होते हैं और ये CFC है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब अपन फ्रीज है, एयर कंडीशन AC का उपयोग कर रहे हैं या स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं, उससे ये उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, ये अगर नष्ट हो जाती है तो अपने मानव जीवन के ऊपर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए आपको ही ध्यान है कि ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ये कनाडा का शहर है जहाँ पर ये हुआ था और उसी दिन से ये मनाया जा रहा है कि ये 16 सितंबर को, क्योंकि इसमें ओजोन परत से निकलने वाली CFC को ओजोन को नष्ट करने वाली CFC को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके बाद एक कंगाली समझौता 2016 में भी हुआ था ओजोन के लिए। उसके बाद जो ओजोन है, ओजोन के बाद अपन पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ये प्रभाव CO2 गैस के कारण होता है। वैसे CO2, ओजोन, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें काफ़ी तत्व होते हैं। ये क्या करते हैं कि सूर्य जो है नी, एक वायुमंडल में ऐसी परत बना देते हैं जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है लेकिन परावर्तित होने पर उनको जाने नहीं देती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो तापमान होता है वो तापमान बढ़ने लग जाता है। इसी को अपन आगे ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। फिर दूसरा प्रभाव आता है अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो का प्रभाव होता है तब भारत का मानसून कमज़ोर होता है और इसका प्रमुख कारण होता है एक दक्षिणी अमेरिका में पेरू की धारा है। पेरू की धारा ठंडी धारा है। अगर वो धारा गर्म हो जाती है तो गर्म होने से तापमान और दाब में विपरीत संबंध होता है। तो अगर तापमान बढ़ता है तो दाब हमेशा घटता है। तो क्या होती है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो हवाएं क्या, मानसून की पवनें उस साइड आकर्षित हो जाती है पेरू की धारा की ओर और उससे क्या होता है तो इस प्रकार अल नीनो के कारण भी भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। भारत की पवनें हैं वो पेरू की, जो मानसूनी पवनें होती है वो पेरू की और खिसक जाती है। उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे उसमें आएगा ग्लोबल वार्मिंग। मैंने बता ही दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि अपन जितने भी वाहन वगैरह या जो उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वो ऊपर जाके वायुमंडल में जाती है धुएं के साथ में और वो क्रिया करती है जल वाष्प के साथ में। तो दो प्रकार के अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। वही अम्ल अगर बादल के रूप में घुल जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे आते हैं तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये सबसे घातक संगमरमर जैसे वाइट मार्बल के जो मंदिर है या कोई अपने फर्श वगैरह बने हुए तो उनके लिए घातक होता है। और दूसरे नंबर जो समुद्री जीव है उनके लिए भी ये एसिड रेन है वो घातक होती है। उसी प्रकार आप देखोगे तो हेल्थ हैजार्ड भी होती है, जैसे कोरोना जैसी आपदाएं आ जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी हैजा भी आया था भारत के अंदर उस प्रकार। फिर ऊर्जा संकट का अर्थ होता है, कई बार क्या होता है कि तापीय ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जो तापीय ऊर्जा है कोयले से प्राप्त होती है और कोयला संसाधन अगर समाप्त हो जाता है तो ऊर्जा से ऐसे संकट भी आ जाते हैं। लेकिन भारत में नवीन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी खूब अभी भारत में विकसित किए जा रहे हैं, जैसे सोलर ऊर्जा है, बायोमास है। तो अभी वर्तमान में ऊर्जा जैसे संकट की तो संभावना कम बनती है। उसी प्रकार ये आपकी फोर्थ इकाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो इकाई स्टार्ट होगी वो फिफ्थ होगी। इसमें
इकोलॉजी यानी बेसिक इसका मेजरमेंट वगैरह और उसका संरक्षण, इकोलॉजी बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट यानी इकोलॉजी का पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रबंध है वो किस प्रकार किया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे मृदा है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, एनर्जी है, उनका कैसे संरक्षण किया जाए। और नेशनल और इंटरनेशनल पर एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं उनके बारे में इस इकाई में पढ़ा जाए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम आपको ही ध्यान है कि ये स्वीडन की राजधानी है, तो इसके अंदर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसी आपको ध्यान हो तो ये सबसे पहले 5 जून को अपन जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो इसी टाइम से अपन मना रहे हैं, क्योंकि ये 5 जून से 1972 में ये स्टार्ट हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन इसी से। तो ये 1974 से प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस इसकी याद में मनाया जा रहा है। अभी वर्तमान में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया है। जो आयोजक था इसमें कोरियाई गणराज्य था। एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर ये रखा है। विश्व जलवायु सम्मेलन ये एक बार 79 में हुआ था, 1979 में जिनेवा में हुआ था स्विट्जरलैंड में। फिर वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था, जो ओजोन CFC के उपयोग पर प्रतिबंध की बाध्यता कानून बनाता है। उसी प्रकार पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट हुआ था 1972 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, और इसमें भी एजेंडा 21 है वो प्रस्तावित किया गया था। सतत विकास की बात इसी में भी की गई थी और कॉप की भी बात की गई थी। अभी वर्तमान में कॉप 13 हुआ है 2025 में, जो बेलन ब्राज़ील में हुआ है। उसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था 1987 में, जो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित प्रोटोकॉल हुआ था। तो इस प्रकार खूब सारे सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए हुए हैं। उसी प्रकार आप देखोगे विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस मैंने आपको बता दिया था 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व में जो मिट्टी के लिए भी दिवस मनाया जाता है, मृदा दिवस, जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये इसमें बात की गई है। और सतत विकास की भी बात की गई है। सतत विकास में 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, उनको 2015 से लेकर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी गई हैं। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बने गए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना गया है। तो इस प्रकार काफ़ी भारत में भी इससे संबंधित कानून बने गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ब्रीफली यानी संक्षिप्त में इस सिलेबस को समझाने का प्रयास किया है। आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।